सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, अपन चर्चा कर रहे हैं पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में एक छोटा सा एक टॉपिक नहीं है, पूरी विस्तृत चर्चा है। उसमें अपन बात करें तो साझेदारी एक सामान्य परिचय, नए साझेदार का प्रवेश, साझेदार के अवकाश ग्रहण और मृत्यु पर लेखें और फर्म का समापन। आज से पहले अपन ने दो महत्वपूर्ण जो इसमें जो टॉपिक बनते हैं कि एक तो साझेदारी का सामान्य परिचय, जिसमें अपन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, गारंटी है ना, P&L एडजस्टमेंट के समायोजन है, वो सारे अपन देखते हैं। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, यानी नया साझेदार प्रवेश करता है तो प्रवेश के समय हमें कौन से समायोजन करने पड़ते हैं, उसमें भी अपन ने डिटेल से चर्चा कर ली है। आज के इस सेशन में अपन बात करेंगे कि अगर कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर कौन से समायोजन आपको करने पड़ेंगे, वो सारी चर्चा है वो आज के इस सेशन में अपन करेंगे। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में आज के इस सेशन को सभी साथी अपने साथियों में शेयर कर दें ताकि उन्हें भी आज के इस सेशन का फायदा मिल सके, क्योंकि पार्टनरशिप एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आपका स्कूल लेक्चरर हो, चाहे आपका जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे आपका CBSE में अकाउंटेंट हो, आपका लेखा सहायक हो, UGC नेट के एग्जाम हो, जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम हो, यानी कोई भी एग्जाम हो उसमें यहाँ से क्वेश्चन है वो हर बार पूछा जाता है। तो इसलिए आज के सेशन को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा सेशन है वो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ताकि हर पॉइंट है वो आपका क्लियर हो, हर डाउट है वो आपका क्लियर हो। और जब आप फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में बैठे तो निश्चित रूप से आपको लगे कि इस बार मैं गजेटेड ऑफिसर बन जाऊंगा, मेरे पास भी एक बढ़िया मोहर होगी और लोग मुझसे आएंगे, मेरे पास आएंगे और मुझसे अटेस्टेड करवाएंगे। कई तरीके के जो डॉक्यूमेंट है वो आपसे प्रमाणित होंगे। तो गजेटेड ऑफिसर बनना है तो अपने नॉलेज को बढ़ाओ, और नॉलेज को बढ़ाना है तो हमारे साथ जुड़ो, उसका आपको फायदा है वो मिलेगा, 100% मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करूं उससे पहले एक और निवेदन कर दूं, जिन साथियों ने अभी तक पहले वाले सेशन नहीं देखे हैं उनके लिए भी मौका है कि वो जाएं हमारे YouTube के जो चैनल है उसमें प्लेलिस्ट बना रखी है स्कूल लेक्चरर के नाम से, वहां से वो सेशन ज्वाइन करें। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल है वो भी ज्वाइन करें। दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से ज्वाइन कीजिए ताकि हर इंफॉर्मेशन से आप अपडेट रह सके। तो अब आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे पार्टनरशिप, जिसमें आपकी सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर लेखे से संबंधित अपन बातें करेंगे। ठीक है, सेवानिवृत्ति या मृत्यु से संबंधित जो लेखे हैं उस पर अपन आज के सेशन में बातें करेंगे। स्टार्ट करें सेशन। आप देखो ये है ना, ये यहाँ पर बात हो रही है कि किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर दे लेखे, यानी एक फर्म में एक साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, ये एक साझेदार की मृत्यु होती है तो वहां पर कौन कौन से समायोजन आपको करने पड़ते हैं। ये समायोजन जरूर छोटे छोटे लगते हैं लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट और खास है। अब इसमें क्या है, देखो, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर देय राशि का निस्तारण न करने पर धारा 37 के प्रावधान लागू होते हैं। यानी किसी साझेदार की डेथ हो जाती है या कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर लेता है तो दोनों ही कंडीशन में उस साझेदार को, जो पुराने साझेदार है, वो एक निश्चित राशि उनको देते हैं, है ना। चाहे वो उसके अगर अवकाश ग्रहण करता है तो उस साझेदार को मिलेगी, और साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को मिलती है। लेकिन अगर उनका निस्तारण न करते हैं, है ना, निस्तारण है न करने पर धारा 37 के जो प्रावधान है वो वहां पर कंप्लीटली लागू होते हैं, उनको वहां पर लागू किया जाता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा में कि साझेदार की मृत्यु और अवकाश ग्रहण पर
अगर उसकी देय राशि का निस्तारण नहीं होता है तो ये कौन सी धारा कहती है, कौन सा प्रावधान कहता है, तो धारा 37 के प्रावधान यहाँ पर लागू होते हैं। ठीक है, बढ़े आगे देखते हैं। देखो एक ये कि साझेदार के अवकाश ग्रहण पर आने वाली समस्याएं, लेखांकन समस्याएं, क्योंकि ये समस्याएं एक चीज आप नोट कर सकते हो, ये कॉमन है ना। कॉमन का मतलब चाहे साझेदार अवकाश ग्रहण करे, चाहे साझेदार की मृत्यु हो, चाहे साझेदार नया प्रवेश करे, तीनों ही कंडीशन में ये नियम लागू होंगे। थोड़ा बहुत है वो चेंज करना पड़ेगा। अब उसको जब लेखांकन की समस्याओं में जब साझेदार की मृत्यु होगी, अवकाश ग्रहण करेगा, तो इन समस्याओं को हमें सोल्व आउट करना पड़ेगा। ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। अगर कोई ऐसा बंदा है जिनको ये चीज चाहिए, उसका समायोजन अपने को करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले नया लाभ हानि अनुपात और फायदे के अनुपात की गणना की जाएगी, है ना। सबसे पहले आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और आपका गेनिंग रेशियो है, वो दोनों आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। परीक्षा में प्रश्न भी आता है कि त्याग के अनुपात की गणना की जाती है, तो त्याग के अनुपात की गणना है साझेदार के प्रवेश के समय की जाती है ना। दूसरा पूछ ले आपसे कि फायदे के अनुपात की गणना की जाती है, तो फायदे के अनुपात की गणना साझेदार के अवकाश ग्रहण या साझेदार की मृत्यु के समय की जाती है ना। तो दोनों कंफ्यूजन करने वाले नहीं है। अब आपके क्लियर हो गए फायदा अनुपात हमें कब कैलकुलेट करना है और आपका त्याग का अनुपात हमें कब कैलकुलेट करना। ठीक है, तो ये अपने को करना पड़ेगा। नया लाभ हानि विभाजन अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा और फायदे का अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। ये कैसे कैलकुलेट होंगे वो सारी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहे, लगातार आप देखते रहे। आपको दोनों अनुपात मैं निकालना सिखा दूंगा कि भाई नया अनुपात किस तरीके से निकालते हैं और फायदे का अनुपात है वो किस तरीके से निकालते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था? ख्याति का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। क्योंकि जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या साझेदार की मृत्यु होती है, तो वहां तक की जितनी भी जो ख्याति है उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उसका समायोजन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है, जिस साझेदार की मृत्यु हो रही है, तो उस समय तक, जिस समय वो डेथ हो रही है, रिटायर हो रहा है, वहां तक जितनी भी ख्याति अर्जित की गई है उसमें उस साझेदार का भी हिस्सा होता है, इसलिए उसका समायोजन करना जरूरी होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निर्धारण। जितनी भी आपकी संपत्तियां होती हैं, आपकी प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है ना, आपके जितने भी जो और कोई ऐसे एसेट्स, उन सब का समायोजन करना पड़ेगा और उनका पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा। जो भी दायित्व है उनका पुनर्निर्धारण है वो करना पड़ेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोई भी साझेदार जब प्रवेश करता है ना, तो वो क्या प्रवेश करेगा या साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा, तो ऐसी कंडीशन में संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और दायित्वों का पुनर्निर्धारण इसलिए किया जाता है कि वो तो संपत्तियों में हिस्सा देंगे नहीं और दायित्वों में हिस्सा वो लेगा नहीं, तो इसलिए इसका पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निर्धारण किया जाता है। चौथा, संचित लाभों अथवा हानियों का विभाजन। संचित लाभों अथवा हानियों का विभाजन, है ना। अब इसमें क्या होता है? रिजर्व, नया साझेदार, या ये मानो कि जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, जिस साझेदार की मृत्यु हो रही है, उस साझेदार ने जब जिस डेट को वो अवकाश ग्रहण कर रहा है, यहां तक के जितने भी जो रिजर्व है उनमें उसका अधिकार रहेगा, क्योंकि वो उसमें बंटवारा करेगा। किस अनुपात में? पुराने अनुपात में। जितने भी जो लॉस है, जितने भी आपके जो प्रारंभिक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, उन सब में भी उस साझेदार का हिस्सा होगा और वो भी पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटा जाएगा, है ना। तो इसलिए अपने को क्या करना है? संचित लाभों और संचित हानियों का भी विभाजन करना है। ठीक है। आगे पांचवा पॉइंट क्या है? संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समायोजन। अगर दो तरीके की बीमा पॉलिसी होती है, एक तो होती है आपकी व्यक्तिगत जीवन बीमा
और दूसरी होती है आपकी संयुक्त संयुक्त जीवन बीमा, है ना। अब व्यक्तिगत तो आपको पता ही है कि भाई जिस व्यक्ति के नाम है उस व्यक्ति के साथ ही वो ड्यू होगी, लेकिन संयुक्त बीमा में क्या होता है, उस फर्म के जितने भी पार्टनर है उनमें संयुक्त रूप से ली गई है ना। तो उसका समायोजन यानी जिस डेट को वो रिटायर हो रहा है या अवकाश ग्रहण कर रहा है या उसकी मृत्यु हो रही है, वहां तक की तिथि तक उस पॉलिसी का समायोजन, उस जो LIC है उसका एडजस्टमेंट अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि उसके आधार पर ही उसका समायोजन होगा। ठीक है। 6 नंबर, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का निर्धारण। जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है, जो साझेदार रिटायरमेंट हो रहा है, उसकी देय राशि का निर्धारण भी करना पड़ेगा कि भाई अब ये साझेदार है वो इस फर्म के साथ काम नहीं करेगा, वो उस फर्म को छोड़ देगा। तो फर्म को छोड़ेगा या वो फर्म को छोड़कर चला जाएगा तो उसको एक निश्चित राशि का भुगतान है वो करना पड़ेगा। तो इसलिए अपने को क्या करना है, जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसकी राशि का निर्धारण भी अपने को करना पड़ेगा। ठीक है। 7वां, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि का निर्धारण। अवकाश ग्रहण का मतलब क्या हो गया कि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है ना, मृत्यु हो जाती है तो उसका जो नॉमिनी होगा, नॉमिनी को वो सारी की सारी राशि है वो दी जाएगी। परीक्षा में प्रश्न भी आता है कि भाई जो साझेदार अवकाश ग्रहण करता है उसकी राशि का बंटवारा या उसका भुगतान किसको किया जाएगा, या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उस राशि मृत्यु पर उस राशि का भुगतान किसको करेंगे, उसके पुत्र को या उसके उत्तराधिकारी को। बताओ देखिए किसको करेंगे, तो उसके उत्तराधिकारी को किया जाएगा, नॉमिनी होगा उसको भुगतान किया जाएगा। वहां पर पुत्र से कोई मतलब नहीं है। अगर उसने नॉमिनी में अपनी पत्नी का नाम दिया तो पत्नी होगी, पुत्र का नाम दिया तो पुत्र को होगा, अगर पुत्री का नाम दिया तो पुत्री का होगा, अगर किसी अन्य व्यक्ति का नाम दिया तो अन्य व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा। तो वहां पर नॉमिनी है वो ज्यादा प्रभावशाली होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा, उसको ही उसका भुगतान किया जाएगा। लास्ट में 8 नंबर, पूंजी का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मैंने आपको बताई थी पिछले चैप्टर में, जो आपका एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर था उसमें बताया था कि भाई नए साझेदार की पूंजी के आधार पर समायोजन कर सकते हैं, पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर समायोजन कर सकते हैं, या कुल पूंजी के आधार पर भी समायोजन कर सकते हैं। तीनों कंडीशन है वो वहां पर अप्लाई होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या किसी साझेदार की मृत्यु होती है, तो दोनों कंडीशन में अपने को ये महत्वपूर्ण जो आपके 8 समायोजन बता रखे हैं ये करने होते हैं, है ना। अब इसमें डाउट नहीं है ना, ये समायोजन अपने को ध्यान में रखने। ठीक है, बढ़े आगे। आगे आगे देखो क्या है कि नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना। नया लाभ विभाजन अनुपात है वो ज्ञात करना। ठीक है। अब नया लाभ विभाजन ज्ञात करने के लिए अपने को, क्योंकि पहली कंडीशन यही है कि भाई नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना और फायदे का अनुपात है वो ज्ञात करना। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी। अब इसमें क्या होता है कि साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर शेष साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है। भाई कोई भी साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा तो जो शेष साझेदार है उनके लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि भाई पहले 3 पार्टनर थे ए, बी और सी। पहले इनका अनुपात था 1:1, है ना, ये अनुपात था। अब आपको देखने में ये लगता है कि 1:1:1 यानी बराबर बराबर है। ठीक है, यानी अब इनका हिस्सा कितना होगा, 1/3, 1/3 और 1/3। यानी अगर 100 रुपए है तो प्रत्येक के हिस्से में कितने आ रहे हैं, 33 रुपए 33 पैसे। लेकिन अब इसमें मान लो कि नया साल उसमें से एक साझेदार है, ये सी है, ये अवकाश ग्रहण कर लेता है और आगे कोई अनुपात नया नहीं दे रखा है, तो अब इनका अनुपात क्या होगा, 1:1। अनुपात में तो चेंज नहीं हुआ,
ए को पहले भी एक ही मिल रहा था, अब भी एक ही मिल रहा है, बी को पहले भी एक ही मिल रहा था, अब भी एक मिल रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इनका क्या हो गया, 1/2 अनुपात 1/2, यानी पहले जो इनका 33.33% था वो अब कितना हो गया, 50% हो गया। दोनों का कितना हो गया, 50-50% हो गया है ना। तो ये अपने को कैसे यहां पर, क्योंकि अब इनका बढ़ गया अनुपात, तो 17.67 है वो इनका अनुपात, 16.67 है वो बढ़ गया, तो 16.67 बढ़ते ही ये इसका क्या हो गया, फायदे का अनुपात हो जाता है ना। तो प्रश्न में अगर नया अनुपात नहीं दे रखा है तो पुराना अनुपात ही नया अनुपात माना जाता है ना। अतः नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करना आवश्यक हो जाती है। नया लाभ विभाजन अनुपात वह अनुपात है जिसमें शेष साझेदार भविष्य में होने वाले लाभ का विभाजन करते हैं। ठीक है, नया लाभ विभाजन अनुपात वह अनुपात है जिसमें जो शेष साझेदार रह गए वो भविष्य में होने वाले लाभ का विभाजन करते हैं। भविष्य में होने वाला जो लाभ है उसका विभाजन वो करते हैं। ठीक है, नया लाभ विभाजन अनुपात वह अनुपात है जिसमें शेष साझेदार भविष्य में होने वाले लाभ का विभाजन है वो करते हैं। ठीक है, हो गई बात। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि भाई नया लाभ विभाजन अनुपात अपने को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। ओके है, बढ़े आगे। आगे देखो, अब देखो अगर अपने को नया अनुपात, पुराना अनुपात, फायदे का अनुपात है वो कैलकुलेट करना है, गणना करनी है, तो इसका ये फॉर्मूला होता है, ये भी आप नोट करके रख सकते हो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना। शॉर्ट में होता है तो न्यू रेशियो कह सकते हैं, न्यू प्रॉफिट रेशियो कह सकते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कह सकते हैं, है ना। उसमें ऐड होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, है ना। नया अनुपात अपने को ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, पुराने में फायदे का अनुपात है वो जोड़ देंगे, तो जोड़ते ही अपने पास नया अनुपात है वो आ जाएगा। ठीक है, अगर शॉर्ट में लिखूं तो हिंदी में कि नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात, है ना, प्लस फायदा अनुपात, ये हो जाएगा आपका नया अनुपात। और अगर अपने को चाहिए फायदा अनुपात, फायदा अनुपात तो इसमें आ जाएगा आपका नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ठीक है, अगर अपने को फायदा अनुपात चाहिए तो नए में से पुराना घटा देंगे तो फायदा आ जाएगा, नया चाहिए तो पुराने में से फायदा, पुराने में फायदा जोड़ देंगे तो नया अनुपात है वो अपने पास आ जाएगा। तो ये दोनों ही अनुपात ज्ञात करने के जो फॉर्मूले हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण खास है। समझ गए ना मेरी बात, है ना। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है, सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में फीड होने चाहिए, है ना, फटाफट आप इनकी जांच कर सको। ठीक है, ओके, समझ गए यहां तक। बढ़े आगे, आगे देखते हैं। आगे देखो कुछ कंडीशन दे रखी है कि जब प्रश्न में शेष साझेदारों का नया अनुपात नहीं दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में मान लिया जाएगा कि शेष साझेदार अपने पुराने अनुपात में ही लाभ विभाजन करेंगे, अर्थात पुराना अनुपात ही नया अनुपात बन जाता है ना। अब बहुत बार ये परीक्षा में आता है, लेकिन ये चीज हमें पता नहीं होती है, तो अपन क्या करते हैं, उसको ढूंढते हैं, है ना। कहते हैं दिया तले अंधेरा, है ना, दीपक तले अंधेरा। तो वो अंधेरा क्यों होता है, अपने को पता नहीं होता कोई चीज का, और जब पता होगा तो हम हर चीज को ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लो इसमें ए, बी और सी, ए बी सी है 3, 2 और 1 में अनुपात बांट रहे, है ना। अब यहां से सी चला गया, ये चला गया, है ना। सी जाते ही ए और बी का
क्योंकि कुछ भी नहीं दे रखा, इतना ही दे रखा, तो ए और बी का जो नया अनुपात है वो ऑटोमेटिकली 3:2 हो जाएगा, है ना। अब अगर हमें पता है तो ठीक है, नहीं अपन क्या करते हैं कि भाई इसमें तो एक ही अनुपात दे रखा है, अब नया अनुपात कैसे चाहिए, क्योंकि 3 में से 2 कम से कम चाहिए, क्योंकि नया पूछा है तो पुराने में फायदा जोड़ेंगे तो अपने पास नया आएगा। अब फायदा भी नहीं है यहाँ पे तो कैसे कैलकुलेट हो, तो देखो सीधा कैलकुलेट हो गया ना। तो इस तरीके से अपने को इस तरीके की गणना है वो करनी है। ए बी सी यानी नया, और ये सी चला गया तो जो पुराना है वो ही नया अनुपात हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बात। आगे देखिए, दूसरी कंडीशन क्या आती है कि जब एक साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का संपूर्ण हिस्सा क्रय कर लेता है ना, ऐसी स्थिति में हिस्सा क्रय करने वाले साझेदार का लाभ विभाजन अनुपात में वृद्धि होगी और अन्य साझेदारों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैं बताऊं कि भाई ए बी और सी है ना, 3 2 और 1 में बांट रहे है ना, 3 2 1 में बांट रहे। अब देखो यहां पर मान लो ये जो आपका कौन सा है सी है वो अवकाश ग्रहण कर रहा है, और सी अपना हिस्सा सिर्फ और सिर्फ किसको दे रहा है, ए को, है ना। जब संपूर्ण हिस्सा क्रय कर लेता है तो सी का हिस्सा किसके पास जाएगा, ए के पास। तो ए का अनुपात क्या होगा, ए का नया, तो 3/6 तो पहले था, अब जोड़ देंगे 1/6 और हो गया, तो कितना हो गया 4/6। और बी का वही है क्योंकि कोई चेंज नहीं है, तो 2/6 तो 2/6, तो अनुपात क्या हो जाएगा 4:2, यानी 2:1 है वो इसका अनुपात हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ है, जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसका पूरा का पूरा किसी पर्टिकुलर साझेदार को दिया जाता है, तो वो उसके हिस्से में जोड़ेंगे, जिसको कुछ भी नहीं मिल रहा उसको हिस्से में कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि जब साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से में विशेष अनुपात में खरीद लेता, कोई विशेष अनुपात, यहां पर तो देखो ये सीधा का सीधा दे दिया कि भाई सी का हिस्सा है वो ए के जा रहा है। अब विशेष अनुपात में क्या होता है कि ऐसी स्थिति में शेष साझेदारों के पुराने अनुपात में उसके द्वारा अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के क्रय किए गए हिस्से को जोड़ दिया जाता है। यानी जो अनुपात होगा लिखेगा कि भाई इतना हिस्सा है वो ए को मिलेगा, इतना हिस्सा है वो बी को मिलेगा, तो वो अनुपात है दोनों में जोड़ देते। यहाँ पर तो पर्टिकुलर ए को मिल रहा है, अब अगले में ये कह दे कि ए बी सी 3 2 1 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार है, सी अपने हिस्से का 1/2 ए को देगा और 1/2 बी को देगा, तो एक जो भाग ए और बी को दे रहा है वो उन दोनों में ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो अपने पास से जो नया अनुपात है वो आ जाएगा। ओके, यहां तक ठीक है। बातें जरूर छोटी छोटी है और हो सकता है आप सारे भावी गजेटेड ऑफिसर हैं, आप सारे गजेटेड ऑफिसर बनने वाले हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तैयारियों में आप जुटे हुए हैं, अभी भी आपके पास मौका है। जो साथी अभी भी जुड़े हैं उनको भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं आउट कंपटीशन से बाहर हूं, नहीं, आप कंपटीशन के अंदर हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इस अल्प समय में आपको बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। और बढ़िया तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस जीके अपने को तैयार करना होता है। ठीक है, आगे देखो गेनिंग रेशियो, है ना, ये फायदा अनुपात क्या होता है, ये फायदा अनुपात है क्या होता है, तो वह अनुपात जिसमें शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले या मर्द साझेदार के भाग को प्राप्त करते हैं। यानी वह अनुपात जिसमें शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले या मर्द साझेदार के भाग को प्राप्त करते हैं उसे फायदे अनुपात कहते हैं। इस अनुपात की गणना का उद्देश्य अवकाश ग्रहण करने वाले या मर्द साझेदार को दे ख्याति की राशि इसी अनुपात में शेष साझेदारों से वसूल की जाती है ना। अब फायदा अनुपात क्या होगा कि भाई जो साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा तो उसका हिस्सा किसी न किसी साझेदार को तो मिलेगा, चाहे वो एक को मिल जाए, चाहे दोनों को मिल जाए, या जितने हैं उन सभी को मिल जाए। तो जो अनुपात साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाला किसी दूसरे साझेदार को देगा तो वो उसके लिए फायदे का अनुपात होगा, है ना। अगर क्वेश्चन में पुराना अनुपात दे रखा है
फायदे का अनुपात दे रखा है, तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ते ही अपने पास से नया अनुपात है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना, फायदा अनुपात है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरा आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, समझ गए बात? आगे देखें। अब देखो यहां पर आपका सारा कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा और इससे छोटे क्वेश्चन है वो भी बनते हैं, है ना, कि भाई त्याग अनुपात और फायदे के अनुपात में अपने को अंतर करना है ना। तो ये कुछ पॉइंट है जिसके आधार पर आप इसका वर्गीकरण कर सकते हो। आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा कि गुरुजी भाई अंतर क्यों बता रहे हैं, परीक्षा में 4 नंबर का क्वेश्चन थोड़ी आएगा, बोर्ड एग्जाम थोड़ी है भाई, बोर्ड एग्जाम में तो आता है ना 4 नंबर का, है ना, लेकिन इनसे ही आपके छोटे क्वेश्चन है वो बनते हैं, है ना, जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं उनको क्वेश्चन में के रूप में अपने को सेट करना होता है ना। तो अगर परिभाषा पूछ ले कि भाई कि ऐसा कौन सा अनुपात है जो नए साझेदार के प्रवेश के समय ज्ञात किया जाता है, तो वो त्याग का अनुपात है। तो इसमें क्या है, अर्थ में अपन जाने, इसमें पुराने साझेदार अपने लाभ का हिस्सा नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं, है ना। जब नया साझेदार प्रवेश करेगा तो पुराने साझेदार अपने हिस्से का त्याग करेंगे। जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, साझेदार की मृत्यु होती है, तो जो पुराने साझेदार है उनको फायदा होता है ना। तो अगर त्याग के अनुपात की बात करें तो वह अनुपात जो पुराने साझेदार अपने लाभ का हिस्सा नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं वो त्याग अनुपात होता है। फायदा अनुपात, इसमें शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार या मृतक साझेदार के लाभ को प्राप्त करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो शेष साझेदार है वो अवकाश ग्रहण करने वाले या मृतक साझेदार के जो हिस्सा होता है उसको प्राप्त करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, गणना का समय, है ना, गणना कब की जाती है, तो जब नया साझेदार प्रवेश करता है उस समय त्याग के अनुपात की गणना की जाती है। बोर्ड परीक्षा 2025 में भी यह प्रश्न पूछा गया है, तो बोर्ड में पूछा जा सकता है, तो कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो नए साझेदार के प्रवेश के समय है वो त्याग के अनुपात की गणना की जाती है, लेकिन किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु के समय फायदे के अनुपात की गणना की जाती है। ठीक है, गणना का सूत्र पुराना लाभ विभाजन अनुपात, है ना, पुराना लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, नया लाभ विभाजन अनुपात माइनस पुराना लाभ विभाजन अनुपात। पुराना लाभ विभाजन अपने को चाहिए, तो पुराना तो वहां पे दिया ही होगा, नया लाभ विभाजन अनुपात, तो इसमें तो पुराना लाभ विभाजन अनुपात प्लस फायदा अनुपात। ठीक है, और इसमें पुराना लाभ विभाजन त्याग अनुपात, ये नया नहीं आएगा, इसमें पुराना पहले आएगा, यानी इसको अपने यो मान दे, ओल्ड नया अनुपात, तो पुराना माइनस त्याग, ये होगा पुराना माइनस त्याग, और इसमें नया चाहिए तो पुराना प्लस फायदा अनुपात। गणना का उद्देश्य कि साझेदार के हिस्से की ख्याति की राशि को त्याग अनुपात में पुराने साझेदार में बांटा जाता है। नए साझेदार के हिस्से की जो ख्याति की राशि है वो त्याग करने वाले साझेदारों के मध्य त्याग के अनुपात में बांटी जाती है, और इसमें अवकाश ग्रहण करने वाले या मृत्यु साझेदार मृतक साझेदार की ख्याति के हिस्से को साझेदार के फायदे अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, प्रभाव, यह पुराने साझेदारों के लाभ के हिस्से में कमी का प्रतीक है। इसमें क्या होता है कि पुराने साझेदार अपने हिस्से का भाग उस नए साझेदार को देते हैं, तो वहां पर क्या आती है, कमी आती है, उनका हिस्सा कम हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, वृद्धि का प्रतीक है। पुराने साझेदार है, जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो उसका हिस्सा पुराने साझेदार को मिलेगा, तो उनके हिस्से में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, समझ गए बात। तो ये आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मान सकते हैं
जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हीं को आधार मानते हुए अपन ने आज के सेशन में चर्चा की है। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपके लिए बड़ा खास और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ऐसा आपको भी लगता है तो आज के इस सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस सेशन को अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी आज के इस सेशन को ज्वाइन करने का मौका मिले, अपने आप को सेल्फ चेक करने का मौका मिले कि क्या जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है वो आपके एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं, जो चीज़ आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, उन तमाम जो जानकारियाँ, छोटी मोटी जानकारियाँ हैं वो आप एक जगह इकट्ठी कर कर तैयारियों में जुटी रहें। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।